नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी टू आईएसपीसीएस के प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जब देश में बहुत ज्यादा गरीबी होती है तो कुछ लोग ये कहते हैं क्यों ना इस गरीबी को अतिरिक्त नोट छाप के कर दें। मतलब कि आरबीआई के पास जाएं और उससे कहें कि नोट छाप दीजिए और जितनी हमारी जनता है सभी को 10-10 लाख रुपए पकड़ा दें, गरीबी दूर हो जाएगी। क्या इस प्रकार से गरीबी दूर की जा सकती है? चलिए इसको समझते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझना होगा, क्योंकि उसको समझे बने बगैर आप ये बातें नहीं समझ पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं उत्पादन के साधन से। सबसे पहले आप ये देखिए कि उत्पादन क्या होता है और फिर उसके साधन क्या होते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। उत्पादन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों की सहायता से कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है। आप लेमेंटर में समझिए कि हमको एक मार्कर बनाना है, ठीक है। एक मार्कर बनाना है तो इसके लिए कच्चा माल क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए प्लास्टिक, हमें चाहिए कुछ स्याही, हमें चाहिए कुछ रेशम के धागे, और इन तीनों को मिलाएंगे और उत्पादन के जो साधन होंगे जिसको हम कुछ बताने वाले हैं कुछ ही देर में, उनकी सहायता से हम क्या करेंगे, एक फाइनल प्रोडक्ट बना लेंगे, एक आपका पेन बना लेंगे, ठीक है। तो कच्चा माल क्या हुआ? प्लास्टिक हुई, इंक हुई, रेशम के धागे हुए, ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट क्या है? आपका ये मार्कर। तो हमने क्या किया, मार्कर का एक उत्पादन किया। उत्पादन दोनों ही चीजों का होता है, सर्विस का भी उत्पादन होता है और गुड्स का भी, वस्तु और सेवा दोनों का ही उत्पादन होता है, ठीक है। उत्पादन के साधन क्या होते हैं? तो उत्पादन के 4 साधन होते हैं। पहला होता है आपका लैंड, ठीक है। दूसरा होता है आपका लेबर, तीसरा होता है आपका कैपिटल, चौथा होता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी। उत्पादन के 4 साधन होते हैं। पहला भूमि, दूसरा श्रमिक चाहिए होते हैं, तीसरा होता है आपका पूंजी और चौथा होता है उद्यमी। उद्यमी वो व्यक्ति होता है जो कोई कंपनी लगाना चाहता है, जो कोई फैक्ट्री स्थापित करना चाहता है, ठीक है, यानी उद्योगपति, ठीक है। हमने क्या किया, लैंड यानी जमीन को क्या मिल जाता है, जमीन को किराया मिलता है, ठीक है, जमीन को किराया मिलता है। और श्रमिक को क्या मिलता है, इनको मिलता है मजदूरी, ठीक है। कैपिटल, जो कैपिटल हम लाते हैं इसमें इससे क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। और एंटरप्रेन्योर, इसको क्या मिलता है, लाभ मिलता है, ठीक है। जैसे कि हमें एक मार्कर का उत्पादन करना है तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए, तब हम मार्कर का उत्पादन कर पाएंगे। नो डाउट हमारे पास कच्चा माल तो होना ही चाहिए, लेकिन इस कच्चे माल को फाइनल प्रोडक्ट में एक मार्कर के रूप में बदलने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो ये सारी चीजें होती हैं। पहले तो जरूरत ये होगी कि सोचा जाएगा कि मार्कर बनाना है। जैसे मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैंने सोचा, मैं उद्यमी हूं, मैंने सोचा कि मार्कर बनाना है। अब मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? कच्चा माल तो है मेरे पास, ठीक। हमें जरूरत पड़ेगी भूमि की, एक जमीन की जरूरत पड़ेगी जहां पे हम अपना कारखाना वगैरह स्थापित कर सकें, ठीक। फिर हमें जरूरत पड़ेगी पूंजी की। पूंजी के लिए हम कहाँ जाएंगे, हम या तो मार्केट से पैसा उठाएंगे, ठीक है, या तो मार्केट से पैसा उठाएंगे बॉन्ड के माध्यम से, डिवेंचर के माध्यम से या शेयर के माध्यम से, या फिर हम बैंक में जाएंगे, वहां ब्याज पे हम पैसा उठाएंगे, ठीक है। तो पूंजी मिल गई। अब पूंजी के बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लेबर, क्योंकि बनाने के लिए लोग होने चाहिए ना, तो लेबर। ये चारों मिलकर एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं, आपका मार्कर तैयार कर देते हैं। तो ठीक है, हमने क्या किया, मार्कर बनाना शुरू किया। जो भूमि है, भूमि का किराया 2 रुपए हो गया, 2 रुपए भूमि का किराया हो गया, ठीक है। 2 रुपए हमने मजदूरी के रूप में दे दिए, 2 रुपए भूमि का किराया दे दिया हमने, 2 रुपए मजदूरी के रूप में दे दिए, और 2 रुपए हमने उस बैंक को ब्याज के रूप में दे दिए जहां से हम पूंजी उठाकर लाए थे, 2 रुपए उसको दे दिए, ठीक है। और 2 रुपए हम अपने लाभ के जोड़ेंगे, क्योंकि हमें भी तो लाभ चाहिए, क्योंकि लाभ के लिए ही तो उत्पादन किया जाता है। तो फाइनली ये उत्पादन कितने का हुआ, ये हो गया 8 रुपए का। इसे कहते हैं साधन लागत, या फिर उत्पादन लागत।
उत्पादन लागत। साधन लागत यानी कि साधनों की सहायता से हमने उत्पादन किया 8 रुपए का, या फिर उत्पादन लागत यानी कि उत्पादन करने में कितनी लागत लगी, तो हमने 8 रुपए का उत्पादन किया। ठीक है, अब जैसे ही हम इस उत्पादन को करके मार्केट में ले गए, जैसे ही हम इसको मार्कर को मार्केट में ले गए, इसको हम ले गए मार्केट में, तो वहां पे मार्केट जैसे कि ये है, तो इससे पहले आ गई सरकार, इससे पहले आ गई गवर्नमेंट। इसने कहा हमें भी चाहिए टैक्स, क्योंकि हमने आपको इंफ्रा दिया, हम आपको बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, ठीक है, सुरक्षा दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर दे रहे हैं, तो हमें भी टैक्स चाहिए। हमें चाहिए टैक्स 2 रुपए का, 2 रुपए का टैक्स चाहिए। अब क्या हुआ, उत्पादन तो 8 रुपए का हुआ था, लेकिन सरकार ने 2 रुपए और ले लिए। अब क्या हुआ, ये टोटल वस्तु की कीमत क्या हो गई, 10 रुपए। 2 रुपए और जोड़ दी तो बराबर ही उत्पादन हो गया 8 + 2, तो बराबर आपका 10 रुपए। तो फाइनली जब ये मार्केट में आया, जब फाइनली ये प्रोडक्ट मार्केट में आया, तो इसकी कीमत 10 रुपए हो चुकी थी। अब हम आप जैसे लोग जाएंगे, कंज्यूमर उपभोक्ता, इसको खरीदेंगे 10 रुपए का। जब 10 रुपए हम खरीदेंगे, तब ये पैसा किस किस प्रकार से कहां कहां जाएगा, ये समझिए कैसे जाएगा। हमने ये मार्कर 10 रुपए खरीदा, 10 रुपए में से 2 रुपए तो चले गए सरकार के पास टैक्स के रूप में, अब बचे 8 रुपए। 8 रुपए में से 2 रुपए मिलेंगे आपकी भूमि के किराए वाले के पास चले जाएंगे, ठीक है। 2 रुपए मजदूरी के पास चले जाएंगे, जो मजदूर होंगे, जो श्रम देंगे, उनके पास चले जाएंगे। 2 रुपए चले जाएंगे बैंक के पास, क्योंकि बैंक ने अपनी पूंजी दी थी इंटरेस्ट के रूप में, और 2 रुपए मिल जाएंगे, प्रॉफिट मिल जाएंगे, एंटरप्रेन्योर का जो प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, 2 रुपए उसको मिल जाएंगे। इस प्रकार से ये 10 रुपए जो उपभोक्ता ने इस पेन को खरीद कर दिए हैं, इसका वितरण किस प्रकार से होता है। तो इससे एक बात तो साफ हो गई, कि उत्पादन और आय दोनों बराबर होते हैं। उत्पादन और आय दोनों बराबर होते हैं, यानी कि उत्पादन, प्रोडक्शन और इनकम, ठीक है। उत्पादन और आय दोनों बराबर होते हैं। उत्पादन जितना ही ज्यादा होगा, आय उतनी ही ज्यादा होगी। उत्पादन जितना ही कम होगा, आय उतनी ही कम होगी। उत्पादन बढ़ाएंगे तो आय बढ़ जाएगी, उत्पादन घटाएंगे तो आय घट जाएगी। उत्पादन और आय दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उत्पादन और आय दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और दोनों हमेशा बराबर रहते हैं। देश में जितने के बराबर उत्पादन होगा, देश में उतने के बराबर क्या होगा, आय का सृजन होगा। देश में उतने के बराबर क्या होगा, आय का सृजन होगा। कैसे, देश में कितने का उत्पादन हुआ, देश में 10 रुपए का उत्पादन हुआ, हालांकि मूल उत्पादन तो 8 है। साधन लागत या उत्पादन लागत, इससे कहते हैं इंग्लिश में फैक्टर कॉस्ट। ये 8 रुपए, ये 10 रुपए, तो हम मानते हैं 10 रुपए का उत्पादन हुआ। जब 10 रुपए का उत्पादन हुआ, तो 2 रुपए की आय सरकार की हो गई, 2 रुपए की आय किराए के रूप में हो गई, 2 रुपए की आय श्रमिक को मिल गई, लेबर को मिल गई, 2 रुपए की आय बैंक की हो गई, और 2 रुपए की आय कितनी इसकी हो गई, लाभ के रूप में आपकी एंटरप्रेन्योर उद्यमी हो गई। तो इस प्रकार से सभी की आय हो गई। तो उत्पादन और आय बराबर होते हैं। देश में 8 रुपए के बराबर अगर उत्पादन हुआ है, तो देश में 8 रुपए के बराबर ही क्या हुआ है, आय का सृजन हुआ है, ठीक है। देश में 8 रुपए के बराबर ही आय का सृजन हुआ है, ठीक है। अब मेन समस्या होती है उत्पादन की। दुनिया के जितने भी देश हैं, जितनी भी इकोनॉमी है, सभी इस बात पे जोर देती है कि उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ा लें। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उतनी ज्यादा आय का सृजन होगा। अमेरिका की आय सबसे ज्यादा है, क्यों, क्योंकि उसका उत्पादन बहुत ज्यादा है। अमेरिका की आय सबसे ज्यादा, क्योंकि उत्पादन सबसे ज्यादा है। आप जानिएगा कि भारत की जो जीडीपी है, भारत की जीडीपी है कितनी है, 3.7 ट्रिलियन डॉलर, 3.7 ट्रिलियन डॉलर यूएस डॉलर, ठीक है। और वहीं अमेरिका की जीडीपी कितनी है, ये है आपकी इंडिया की, वहीं अमेरिका की जीडीपी कितनी है, यूएसए की 22 ट्रिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। हमारी जो जीडीपी का साइज है 3.7 ट्रिलियन डॉलर है, और अमेरिका की जीडीपी का जो साइज है 22 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। ट्रिलियन का मतलब 10 की पावर 12, ठीक है, 12 ये ट्रिलियन होता है।
तो हमारी जीडीपी कम क्यों है? क्योंकि हमारे उत्पादन कम हो रहा है। अमेरिका की जीडीपी बड़ी क्यों? क्योंकि वहां का उत्पादन ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब अमेरिका की आय भी बहुत ज्यादा होगी, हमारी आय भी कम है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर हम अपनी आय की बात करें तो भारत की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम इंडिया की कितनी है? इंडिया की पर कैपिटा इनकम लगभग 24 से $24 है, जिसे 1,97,000 कैलकुलेट होती है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,97,000 रुपए है, 2 लाख लगभग मान के चले मोटे तौर पे। इसका मतलब है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति 2 लाख रुपए कमाता है पूरी एक साल में। ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति 2 लाख नहीं कमाता है। कुछ हो सकते हैं 50,000 भी कमाते हो, कुछ हो सकते हैं 60,000 भी कमाते हो, क्योंकि क्योंकि पूरी जीडीपी हमने इसमें जोड़ दी है। ठीक है, गरीब की भी और एक उद्योगपति की भी आय सबकी जोड़ी है और सबको भाग दे दिया है जनसंख्या से, पॉपुलेशन से। ठीक है, जैसे आप ऐसे देख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है वो गोवा की है, लगभग 4 लाख, ठीक है, रुपए, लगभग 4 लाख रुपए गोवा की है। और वहीं पर सबसे कम किसकी है? बिहार की। यह क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि गोवा में उत्पादन ज्यादा हो रहा है, गोवा में उत्पादन ज्यादा हो रहा है, वहां टूरिज्म खूब है, सर्विस सेक्टर खूब अच्छे से काम कर रहा है। और बिहार की प्रति व्यक्ति आय कम है, कितनी है? 50,000। एक साल में बिहार का एक व्यक्ति लगभग 50,000 रुपए कमाता है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब बिहार में उत्पादन नहीं हो रहा है, ना के बराबर हो रहा है, बहुत कम उत्पादन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों को राजनीति से फुर्सत नहीं मिलती है। यूपी, बिहार है, इनमें केवल राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है और कुछ नहीं होता है। इनका उत्पादन कभी मुद्दा रहा ही नहीं, इनके मुद्दे बहुत बड़े बड़े रहे हैं। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम इतनी है। भाई अमेरिका की पर कैपिटा इनकम अगर यूएसए की निकाल ले तो लगभग ये कितनी है? 64 लाख। 64 लाख, देख रहे हो कितना गैप है? और गैप है ही नहीं, 64 लाख, यहाँ 2 लाख, यानी कि 32 गुना ज्यादा, 32 गुना ज्यादा आय है। क्यों? क्योंकि वो उत्पादन कर रहा है बहुत ज्यादा। अब ये देख लिया, पूरा आपने समझ लिया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद वही क्वेश्चन देखते हैं जो हमने आपसे पूछा था कुछ देर पहले। ठीक है, अगर प्रत्येक भारतीय के हाथों में 10-10 लाख रुपए थमा दिए जाएं, आरबीआई में गई सरकार, आरबीआई में सरकार गई और आरबीआई से कहा कि नोट छापो। आरबीआई ने हर एक भारतीय के लिए 10-10 लाख के नोट छाप दिए, हर एक भारतीय को 10-10 लाख रुपए बांट दिए। क्या होगा? जैसे लोगों के हाथों में रुपया जाएगा वो क्या करेंगे? मांग करेंगे, क्योंकि किसी को मोटरसाइकिल चाहिए, किसी को कार चाहिए, क्योंकि फ्रिज कूलर ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, शहरी क्षेत्र में जाएंगे, वो और चीजें खरीदेंगे। तो क्या करेंगे? फाइनली वो डिमांड करेंगे, लेकिन सप्लाई नहीं होगी। 2 कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डिमांड सप्लाई। ठीक है, डिमांड और सप्लाई, मांग और आपूर्ति। हुआ क्या? सबके हाथों में पैसा चला गया तो मांग तो खूब होगी, डिमांड यहां आ गई, लेकिन सप्लाई कहाँ है? यहां पर है, आपूर्ति यहीं पर है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जो रुपया होता है, रुपया अकेला पर्याप्त है मांग बढ़ाने के लिए, रुपया अकेला पर्याप्त है मांग बढ़ाने के लिए, लेकिन रुपया अकेला पर्याप्त नहीं है उत्पादन करने के लिए। फिर सुनिए, रुपया अकेले मांग तो बढ़ा सकता है लेकिन आपूर्ति नहीं बढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि आपूर्ति या सप्लाई बढ़ाने के लिए आपको उत्पादन करना पड़ेगा, और उत्पादन करने के लिए आपको ये साधन चाहिए, आपको भूमि भी चाहिए, आपको लेबर भी चाहिए, आपको कैपिटल पूंजी भी चाहिए, आपको उद्यमी भी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हुआ? आपने क्या किया? आपके पास केवल कैपिटल है, सभी लोगों के पास पैसा आ गया तो मांग कितनी हुई? यहाँ पहुंच गई, बढ़ गई, लेकिन सप्लाई तो उतनी है। तो क्या होगा? बहुत महंगाई आ जाएगी, क्योंकि उत्पादन तभी होगा जब आपके पास ये भी भूमि भी होगी, लेबर भी होगी और एंटरप्रेन्योर भी होगा, तब जाकर आपका ये उत्पादन फाइनल हुआ है। और ये तीनों चीजें अगर नहीं है तो आपका उत्पादन नहीं होगा। यहाँ क्या हुआ? पैसा चला गया, लोगों के पास पैसा आ गया, मांग यहाँ आ गई और आपूर्ति यहाँ पर है। मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेशन। जब मांग बहुत ज्यादा हो गई, आपूर्ति उतनी है, तो महंगाई कैसे बढ़ती है आप ये देखिए। 10 वस्तुएं हैं, सभी के पास 100-100 रुपए हैं, समझ लीजिए 10 वस्तुएं हैं और सभी के पास 100-100 रुपए हैं।
तो अभी उस वस्तु की कीमत अधिकतम हो सकती है 100 रुपए, एक वस्तु की कीमत, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। अब क्या हुआ, लोगों के पास आ गए 10-10 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए आ गए, और उसी एक वस्तुएं कितनी है, उतनी है, तो उसकी महंगाई क्या हुई, बढ़ जाएगी, क्योंकि वस्तुएं जब कम रहेंगी तो पैसा ज्यादा रहेगा, बढ़ जाएगी, ठीक है, ओके। तो ये हुआ, इससे क्या होगा, इससे फाइनली इन्फ्लेशन आ जाएगी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ जाएगी, महंगाई। और महंगाई के दौरान होता क्या है, महंगाई के दौरान जो रुपए की क्रय शक्ति होती है, रुपया जो है उसकी एक क्रय शक्ति होती है, यानी कि किसी भी वस्तु या सेवाओं को खरीदने की क्षमता क्या है, कितने पैसे में कितनी वस्तुएं सेवाएं खरीद सकते हैं आप, ये उसकी क्रय शक्ति होती है। और जब महंगाई आ जाती है तो रुपये की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। आप सोच के देखिए, आप जो 10,000 में जितनी वस्तुएं खरीद लेते थे 2019 में, आप 2019 में 10,000 रुपए में जितनी वस्तुएं खरीद लेते थे, क्या आप 10,000 रुपए में उतनी वस्तुएं आज खरीद सकते हैं 2023 में? नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि महंगाई आ गई। जब महंगाई बढ़ती है तो रुपए की जो क्रय शक्ति, जो खरीदने की क्षमता होती है, वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ, महंगाई आ गई। ठीक है, और महंगाई ये जब आ जाएगी तो आपकी इकोनॉमी को ले डूबेगी। महंगाई बहुत ज्यादा आ गई और उत्पादन हुआ नहीं तो बहुत ले डूबेगी इकोनॉमी। जैसे कि जर्मनी का एग्जांपल देते हैं। जर्मनी हुआ क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद में जर्मनी पे बहुत सारे प्रतिबंध आरोपित कर दिए गए थे, यहाँ तक कि युद्ध की नैतिक जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर थोप दी गई थी अकेले, एक तरफा। ठीक है, और उस पे बहुत सारा एक जो क्षतिपूर्ति थी, मित्र राष्ट्रों ने क्षतिपूर्ति भी उसी से वसूली। ठीक है, उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई, आर्थिक स्थिति। उसने क्या किया, नोट छापने शुरू किए, और नोट छापने शुरू किए तो क्या हुआ, उत्पादन तो हुआ नहीं, नोट छापते रहे, महंगाई बढ़ गई, क्योंकि डिमांड बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। फाइनली उसकी स्थिति ये हो गई कि कोई रोटी अगर खरीदने जाता था, एक डबल रोटी ब्रेड खरीदने जाता था, तो बैग भर के पैसे ले जाता था, बैग भर के एक नोटों का एक बैग लेता था, उसको ले जाता था, उनको देता था, बदले में क्या लेता था, ब्रेड ले लेता था, एक रोटी ले लेता। ये स्थिति हो गई थी। इतनी क्रय शक्ति जो रुपए की थी या करेंसी की कम हो गई थी। ठीक है, हुआ क्या, ऐसे एक वाक्य आता है कि एक बाल्टी में पैसे भरकर ले जा रहा था और ब्रेड खरीदने जा रहा था, तो एक चोर निकला वहां से, चोर भाग के आया, बाल्टी छीनी, बाल्टी से पैसे सारे फिला दिए और बाल्टी लेकर भाग गया। तो कैन यू इमेजिन कि जब इन्फ्लेशन इस लेवल पे आती तो क्या होता है। दूसरा एग्जांपल रिसेंटली का आपको मिल जाएगा, कुछ ही 1-2 साल के आसपास का, वो है आपका क्या नाम है उसका, हाँ, वेनेजुएला की कमोबेश स्थिति यही हो गई थी। ठीक है, कुछ भी खरीदने जाना होता था, खाने पीने का सामान बैग भर के जाना पड़ता था, तो ये स्थिति होती है। तो फाइनली निष्कर्ष ये निकलता है कि आप क्या करें, आपको करना ये है कि आपको उत्पादन करना है फाइनली, क्योंकि उत्पादन करने से जितनी आय का सृजन होगा वो ठीक है। ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा उत्पादन करेंगे उतना ही ज्यादा आय का सृजन होगा। और अगर आप रुपए बांट देंगे तो डिमांड तो बढ़ जाएगी, सप्लाई उतनी ही रहेगी, क्या होगी, महंगाई आ जाएगी और आपकी इकोनॉमी एक भंवर में फंस जाएगी, भंवर यानी कि क्रैश कर जाएगी इकोनॉमी। जैसे कि जर्मनी के साथ एग्जांपल दिया, जैसे कि आपका वेनेजुएला का एग्जांपल दिया। ठीक है, ठीक है, तो करना क्या चाहिए, उत्पादन बढ़ाओ, अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाइए। अब देख लेते हैं एक और, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ रेट क्या है। एक टर्म आता है समृद्धि दर, समृद्धि ग्रोथ रेट। ठीक है, ग्रोथ रेट ये क्या होती है, यानी कि उत्पादन में वृद्धि को ग्रोथ रेट कहते हैं। उत्पादन में वृद्धि, जो भी आप उत्पादन कर रहे हैं, एक वर्ष के दौरान आपने जो उत्पादन में अतिरिक्त वृद्धि की है उसी को आपकी ग्रोथ रेट कहते हैं, उत्पादन
वृद्धि कहते हैं, समृद्धि कहते हैं। ओके, ग्रोथ रेट। जैसे जैसे आप देख लीजिए, ये है आपकी आय, सॉरी उत्पादन, ये है आपका उत्पादन और ये है आपकी आय। ठीक है, ये उत्पादन है और ये आय है। इस प्रकार खींच लेते हैं। आपने क्या किया, 2021 को मान के चल रहे हैं, 2021 में देश में 100 रुपए का उत्पादन हुआ। ठीक है, 2021 में 100 रुपए का उत्पादन हुआ। वहीं 2022 में, पूरी वर्ष में 2022 में 1 से 10 रुपए का उत्पादन हुआ। ठीक, 2021 में 100 रुपए का उत्पादन हुआ, 2022 में 1 से 10 रुपए का उत्पादन हुआ। तो हम कहेंगे उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई, तो आप कहेंगे 10 रुपए। तो कितना प्रतिशत बढ़ा, तो 10%, यानी ग्रोथ। तो यही होगी आपकी क्या, ग्रोथ। तो ग्रोथ कितनी है, ये आपका 10% है ना, यही आपकी है ग्रोथ, ग्रोथ रेट। ये आपकी ग्रोथ रेट है। ठीक, क्लियर हुआ। हमने क्या कहा, उत्पादन और आय दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं और हमेशा ये बराबर होते हैं। देश में जितने बराबर उत्पादन होगा, देश में उतने ही बराबर क्या होगा, आय का सृजन होगा। ठीक, अगर उत्पादन 100 रुपए का हुआ है तो आय कितनी हुई, 100 रुपए की हुई। आय कितनी हुई, 100 रुपए की हुई 2021 में। 2022 में उत्पादन 1 से 10 का हुआ तो आय कितनी हुई, रुपए 1 से 10, ये आय है। तो 2021 की तुलना में 2022 में अतिरिक्त आय कितनी हुई, हम आपसे पूछे अतिरिक्त आय कितनी हुई, तो आप कहोगे 10 रुपए। ये क्या है आपकी, ये आपकी अतिरिक्त आय है, अतिरिक्त आय। ठीक है, यानी कि देश की जितनी ज्यादा ग्रोथ रेट होगी उतनी ज्यादा अतिरिक्त आय होगी। देश में जितनी ज्यादा ग्रोथ रेट होगी उतनी ज्यादा अतिरिक्त आय होगी। और अतिरिक्त आय वो आय है जिससे देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितने भी आर्थिक उद्देश्य होते हैं, यानी कि अतिरिक्त आय से देश के जितने भी आर्थिक उद्देश्य होते हैं, सामाजिक उद्देश्य होते हैं, उनकी पूर्ति की जाती है। इसलिए दुनिया का हर देश एक ही चीज पे फोकस करता है, उत्पादन, उत्पादन और सिर्फ उत्पादन, यानी कि ग्रोथ। ग्रोथ रेट कितनी है, हर दिन आप समाचार पत्रों में देखते होंगे कि इंडिया की ग्रोथ रेट इस क्वार्टर में इतनी हो गई, इस क्वार्टर में इतनी हो गई, चीन की इतनी ग्रोथ रेट है, जापान की इतनी है, अमेरिका की ग्रोथ रेट, वैश्विक ग्रोथ रेट। आईएमएफ अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता रहता है। वो कहता रहता है कि पिछले 6 महीनों में हमारी ग्रोथ रेट क्या रही है, आगामी 6 महीने में क्या ग्रोथ रेट रह सकती है। ठीक है, तो फाइनली इतना ज्यादा क्यों ज्यादा ग्रोथ रेट पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा उत्पादन होगा, जितनी ज्यादा ग्रोथ रेट होगी, उतनी ज्यादा अतिरिक्त आय का सृजन होगा और देश के जितने भी आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति इसी से होती है। लेकिन याद रखना, इसमें एक चीज याद रखना कि जो आपकी अतिरिक्त आय है, देश के विकास में अतिरिक्त आय है एक पर्याप्त, एक आवश्यक कंडीशन है, आवश्यक कंडीशन है। अतिरिक्त आय एक आवश्यक कंडीशन है, आवश्यक शर्त है, लेकिन पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त शर्त नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्पादन करना हमारे हाथ में है, लेकिन वितरण करना सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, कैसे? 2018 का अगर डेटा दें हम आपको, एक ऑफिशियल डेटा है 2018 का, तो 2018 का डेटा आया कि 2018 के पूरे वर्ष के दौरान देश में जितनी भी अतिरिक्त आय का सृजन हुआ, इसका मतलब ग्रोथ रेट, 2018 में देश में जितनी भी अतिरिक्त आय का सृजन हुआ है उसका 72% देश के 1% लोगों की जेब में गया है। 2018 में देश में जितनी अतिरिक्त आय का सृजन हुआ उसका 72% हिस्सा 1% लोगों की पॉकेट में गया है। तो ये दिखा रहा है कि हमारे यहाँ आर्थिक असमानता कितनी है, किस लेवल पर, किस कदर पर है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमको ये सुधारना है। ठीक है, अमर्त्य सेन भी कहते हैं, जब पूंजीवाद के विषय में उनसे पूछा जाता है तो अमर्त्य सेन हमारे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, पता ही होगा आपको, और नोबेल पुरस्कार भी विजेता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि पूंजीवाद में समस्या उत्पादन नहीं है,
प्रोडक्शन तो बहुत करता है, लेकिन समस्या है वितरण में, डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो अगर हम ये डिस्ट्रीब्यूशन सही से कर दें तो पूंजीवाद हमारे लिए वरदान साबित हो जाए, और अगर हम ये वितरण सही से नहीं कर पाएंगे तो पूंजीवाद हमारे लिए एक अभिशाप है। आप पूंजीवाद, क्योंकि कहते हैं ना कि पूंजीवाद असमानता में वृद्धि करता है। अब उस असमानता में वृद्धि जो हो रही है उसको कम करने का काम सरकार का होता है, और सरकार अपना इफेक्टिव काम कर रही है तो ठीक। ओके, तो ये हो गया। अब देखा जाए तो इकोनॉमी की बात कर ले तो देश की, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन है, ये आपने सब समझा होगा। तो देश, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वही होगी जो सबसे ज्यादा उत्पादन कर रही है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा उत्पादन कर रही है कौन है? अमेरिका। तो दुनिया की जो इकोनॉमी है, सबसे बड़ी इकोनॉमी, इसका मतलब सबसे बड़ी जीडीपी तो है आपके यूएसए, अमेरिका। दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है आपकी चाइना। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है आपकी जापान। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है आपकी जर्मनी। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है आपका प्यारा भारत, इंडिया। ठीक है, इंडिया दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हालांकि छठवें नंबर पे थी, कुछ ही समय पहले इसने ब्रिटेन को क्रॉस करके पांचवा स्थान हासिल कर लिया है और ब्रिटेन छठे स्थान पे आ गया है। आपको सोचकर आश्चर्य होगा, जब 1979 में चीन ने एलपीजी शुरू किया था, ठीक है, चीन ने एलपीजी शुरू कर दिया 1979 में। उसमें उस समय उनके जो राष्ट्रपति थे वो थे डेंग शियाओपिंग। डेंग शियाओपिंग इन्होंने क्या कि 1979 में अपनी इकोनॉमी के द्वार खोल दिए और चीन की जो अर्थव्यवस्था है उसको वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ लिंक कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, वैश्वीकरण के रास्ते पे चल पड़े थे ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते गए और फाइनली अगर हम बात करें सुधार की, ठीक है, और हमने भी शुरुआत कर दी थी 91 से ऑफिशियली, हालांकि उससे पहले भी थोड़ा बहुत शुरू कर दिया था। अगर बात करें 1919 तो यहां पर आपकी चीन और भारत दोनों की इकोनॉमी बराबर थी। हमारी जो जीडीपी जितनी थी उतनी ही चीन की जीडीपी थी 1990 में। 1990 में भारतीय जीडीपी और चीन की जीडीपी दोनों बराबर थी। लेकिन आज क्या हुआ है, आज चीन की जीडीपी कितनी हो गई है, यूएस डॉलर लगभग 14 से 15 ट्रिलियन डॉलर, 14 ट्रिलियन यूएस डॉलर, 14 ट्रिलियन डॉलर। हमारी कितनी है, हमारी है 3.7 ट्रिलियन डॉलर। हमारी 3.7 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी है, इसकी इतनी है, कितनी है, करीब 4 गुना ज्यादा है। इसका मतलब इनकी जो प्रति व्यक्ति आय होगी, देश की राष्ट्रीय आय होगी, ज्यादा होगी, हमारी कम होगी। और चीन तो लगभग विकसित राष्ट्र बनने की कगार पे आ चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चीन ने केवल एक ही मुद्दा बनाया। चीन का केवल एक ही इशू रहा है, एक ही मुद्दा रहा है, उत्पादन। जितना ज्यादा उत्पादन करो, देश में खपाओ, उत्पादन करो, देश के बाहर एक्सपोर्ट करो। अच्छा नहीं हो पा रहा, उत्पादन करो, देश के बाहर एक्सपोर्ट करो, और दुनिया भर के बाजार पर कंट्रोल कर लिया चीन ने। ठीक है, भारत का भी व्यापार घाटा है, यहाँ तक कि अमेरिका का भी व्यापार घाटा है। दुनिया के जितने भी देश हैं उन सभी का चीन के साथ व्यापार घाटा है, लेकिन फिर भी व्यापार कर रहे हैं, तो इतना उत्पादन करता है। ठीक है, हमारा क्या रहा, हमारे बहुत सारे इशू हैं। उत्पादन तो हमारा कभी इशू रहा ही नहीं। हमारे इशू हैं मंदिर कब बनेगा, मस्जिद कब बनेगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसके आगे की क्लास को कल आगे बढ़ाते हुए आपसे मिलते हैं। नमस्कार।